हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। आई होप कि आप सभी एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। तो आज हम करने वाले हैं तुम्हारी क्लास 9th मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 जो कि है नंबर सिस्टम्स। और आज हम करने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा शुरू करते हैं। तो यहां पर जो तुम्हारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो लिखा आएगा इस तरफ, इस लाइन के इस तरफ, और इस तरफ मैं करूंगा सॉल्यूशन। सबसे पहला क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस ईच हैज। तो क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि हमारे पास जितने भी यहां पर पार्ट्स दिए गए हैं, जितने भी हमारे पास इस क्वेश्चन के क्वेश्चन या पार्ट्स दिए गए हैं, उनके डेसिमल एक्सपेंशन या उसको डेसिमल फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे। और उसके बाद हमें यह भी बताना है कि वो जो डेसिमल एक्सपेंशन आया वो किस तरह का है। किस तरह का है मतलब टर्मिनेटिंग है उस, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, या तो कहो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। रिकरिंग का मतलब रिपीटिंग ही होता है, ये तुम सबको पता होगा। तो अब हम सीधा शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से। पहला पार्ट है 36/100। ठीक है, पहला, और सॉल्यूशन नंबर 1, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं और उसका ये है पार्ट पहले वाला 36/100। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को या इस पार्ट को सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तो ये कि तुम सीधा डिवाइड करो कि अंदर जो है 36 को रखो और बाहर 100 को रखो। कुछ इस तरीके से यहां अंदर 36 को रखो और बाहर 100 को रखो और इसको डिवाइड कर दो। दूसरा तरीका जो बहुत ही ज्यादा आसान है वो ये है कि जब भी तुम्हारे पास इस तरीके का नंबर हो जिसमें नीचे की तरफ 10, 100, 1000 या फिर ऐसा कोई नंबर हो जिसमें 1 के बाद इस तरीके से जीरोस आते हैं, तो तुम क्या करो कि उसका जो न्यूमरेटर है, जैसे कि यहां पे 36 है, जितने जीरो है ना उतने नंबर डेसिमल के बाद आने चाहिए। यानी 2 जीरो हैं तो 2 नंबर डेसिमल के बाद आने चाहिए। सबसे पहले तो ऊपर वाला नंबर एज इट इज लिख लो, उसके बाद 2 नंबर के बाद डेसिमल आना चाहिए, और ये है ही 2 नंबर, तो इसके बाद लगा दो डेसिमल। अब डेसिमल से पहले कुछ नहीं है तो यहां 0 लगा दो, ये आ गया 0.36, और ये रहा तुम्हारा इस क्वेश्चन का डेसिमल एक्सपेंशन जो कि है 0.36। और अगर तुम डिवाइड करोगे ना तो भी तुम्हारे पास सेम यही आंसर आएगा। नहीं यकीन होता, चलो मैं तुम्हें डिवाइड करके भी दिखा देता हूं यार, पर डिवाइड करके बस थोड़ा टाइम लगेगा और कोई बात नहीं है, बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है करवाने में। अब देखो तुम्हें पता है कि डिवाइड करते हुए जो ये अंदर वाला टर्म होता है, अंदर वाले नंबर होते हैं, या तो मैं कहूं डिविडेंड होता है, वो डिवाइजर से बड़ा होना चाहिए, पर ये छोटा है। तो इसको यहां पर एक 0 लेकर आने के लिए हम 0 पॉइंट लगाएंगे ताकि यहां पे आ जाए 0, 360। अब 100 3 300 आ जाएगा, ये आ जाएगा 60। अब पॉइंट लगा हुआ है तो मैं 0 लगा सकता हूं, उसके बाद ये 600 पे पूरा कट जाएगा। ये हो गया है हमारा डिवीजन, और डिवीजन में भी हमारा डेसिमल एक्सपेंशन यही 0.36 ही आया है, तो सेम चीज ही है। ठीक है, मैंने दोनों तरह बता दिया। तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ गया। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के बाद बताओ कि ये किस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो हमारे पास 3 तरीके होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये कौन सा है? ये टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहा, पर 36 के बाद ये पूरे तरीके से डिवाइड हो जा रहा है। तो ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। चलो नोट करो, अगले पार्ट पे बढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट जो कि है 1/11। तो सिंपल डिवाइड करते हैं, अभी कुछ नहीं सोचना। जो ऊपर वाला नंबर होता है वो बनता है डिविडेंड, और जो नीचे वाला नंबर होता है डिनोमिनेटर वाला वो बनता है डिवाइजर। अब ये नंबर छोटा है तो इसके साथ एक 0 लेके आना पड़ेगा, 0 पॉइंट लगाऊंगा तो ये 10 हो जाएगा, पर 10 भी 11 से छोटा है, अभी भी छोटा है, तो अब हमें एक और 0 लगाना पड़ेगा।
अब तुम कहोगे सर पॉइंट तो लगा ही रखा है, चलो लगा देते हैं एक और जीरो। ऐसा नहीं होता। जब पॉइंट लगाने के बाद जो जीरो आता है अगर वो काफी नहीं है डिवाइड करने के लिए, तो हमें एक और जीरो ऊपर लगाना पड़ता है, तब जाके यहां पे एक और जीरो आता है। ठीक है, मतलब जब हम एक बार डेसिमल लगा दिया हमने और उस डेसिमल की वजह से जो जीरो एक बार आया, अगर वो डिवाइड करने के लिए काफी नहीं है तो और हमें एक और जीरो लेके आना है, तो उसके लिए हमें एक और जीरो ऊपर भी लगाना पड़ता है। इस चीज का ध्यान रखना। तो ये हमने लगाया, ये 100 आ गया। अब 11 में देख लो 100 कहाँ आता है, बताओ। 11 9 जा 99 तक आएगा, तो वही करेंगे 11 9 जा 99। अब 100 में से 99 गए तो बचा 1। उसके बाद पॉइंट लगा हुआ है, मैं जीरो लगा सकता हूं, पर ये जीरो अब काफी नहीं है क्योंकि 10 अभी भी छोटा है, तो इसीलिए मुझे एक और जीरो यहां लगाना पड़ेगा और यहां पर एक और जीरो आएगा। अब ये फिर 100 बन गया, फिर 11 9 जा 99 और फिर आ गया 1। यानी अब ये इसी तरीके से चलता जाएगा और ये डेसिमल एक्सपेंशन 0.09090909 ऐसे रिपीट होता जाएगा। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये कुछ इस तरीके का होगा, 0.09 बार। ठीक है, बार लगाने का मतलब यही होता है कि ये नंबर जो है बार बार रिपीट हो रहा है। जो नंबर डेसिमल एक्सपेंशन में बार बार रिपीट करता है डेसिमल के बाद, उसके ऊपर हम लगा देते हैं बार। ठीक है, तो ये तो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है। और ये कौन सा है, क्या टर्मिनेटिंग है? नहीं, क्योंकि ये टर्मिनेट तो हो ही नहीं रहा। टर्मिनेट होने का मतलब होता है कि वो खत्म हो गया, पूरा डिवाइड हो गया, पर ये तो हो ही नहीं रहा, ये तो चलता जाएगा। टर्मिनेटिंग तो है नहीं, यानी नॉन टर्मिनेटिंग है। अब नॉन टर्मिनेटिंग के बाद रेकरिंग है क्या, रिपीटिंग है क्या? बिल्कुल है, रिपीट हो रहा है। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। चलो, सेकंड पार्ट भी डन है, नोट कर लो। थर्ड पार्ट करते हैं। कर लिया होगा, अब मैं आगे करता हूं। वीडियो को पॉज करके कर लिया करो, ठीक है? क्योंकि अगर मैं नोट करने के लिए तो मैं पूरा पूरा टाइम दे दूंगा, इतना ज़्यादा रुक के फिर तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा ही बड़ी बन जाएगी। तो इसीलिए वीडियो पॉज कर लिया करो। थर्ड पार्ट है 4 1/8। ठीक है, यही है ना, 4 1/8। ठीक है, अब देखो इस तरह का जो हमारे पास नंबर होता है, इसको सबसे पहले हम सही तरीके से लिखते हैं, थोड़ा आसान भाषा में, ताकि डिवाइड करने में आसानी हो। हम करते क्या है, तुमने छोटी क्लासेस में भी इसके बारे में पढ़ा होगा। वैसे इस नंबर को हम और किस तरह से लिख सकते हैं, सबसे पहले नीचे वाले डिनोमिनेटर को इस बीच वाले नंबर से हम करते हैं मल्टीप्लाई। 8 4 जा 32। फिर जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसमें जो न्यूमरेटर में हमें दिया गया है, जैसे कि यहां पे 1 है, हम ये उसमें ऐड कर देते हैं। यानी 8 4 जा 32 प्लस 1 कितना आया, 33। तो ये आया 33 और डिनोमिनेटर में तो जो होगा वो एज इट इज रहेगा। यानी ये जो नंबर है ये 33/8 है। अब बस इसको डिवाइड करना है और डेसिमल एक्सपेंशन लेके आना है। अब तो कुछ भी नहीं रह गया। 33 अंदर, यानी ऊपर वाला डिविडेंड बन जाएगा, नीचे वाला बाहर चला जाएगा, बन जाएगा डिवाइजर। चलो अब देखते हैं कि ये किस नंबर पे जाएगा। 8 5 जा होता है 40, तो बड़ा हो जाएगा। 8 4 जा 32, वो ठीक है। 8 4 जा 32, नीचे आया 1, पॉइंट लगाऊंगा, 0 आएगा। 8 यहां पे 1 आना है, छिछी गंदा। 8 1 जा 8, नीचे आया 2, पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा सकते हैं। 8 2 जा 16, नीचे आया 4, फिर पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा सकते हैं। ये 5 जा 40 और ये हो गया पूरा डिवाइड। तो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है 4.125। ये रहा हमारा डेसिमल एक्सपेंशन और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है क्योंकि ये पूरे तरीके से डिवाइड हो जा रहा है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, चलो थर्ड पार्ट भी डन है, नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं।
तो अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है, क्वेश्चन नहीं मतलब अगला पार्ट इसी क्वेश्चन का, जो कि है फोर्थ पार्ट, जो कि है 3/13। ओके, 3/13। तो सीधी सी बात है, डिवाइड करो, ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। जो ऊपर वाला नंबर है वो बनेगा डिविडेंड, बाहर वाला मतलब नीचे वाला जो डिनोमिनेटर का नंबर है वो बनेगा डिवाइज़र। जो डिविडेंड होता है वो डिवाइज़र से बड़ा होना चाहिए, पर यहाँ छोटा है तो इसे बड़ा बनाना पड़ेगा, यहाँ पे एक और जीरो लगाकर। यहाँ पे एक और जीरो तब आएगी जब हम लगाएंगे यहाँ पे 0 पॉइंट, फिर लगेगी 0। अब आएगा 13 2 ज़ा 30 है। सर क्या कर रहे हो? अरे सॉरी यार, गलती हो जाती है, इंसान हूँ। 13 2 ज़ा 26, नीचे आया 4। अब पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा सकते हैं। अब ये आएगा 13 3 ज़ा 39, नीचे आएगा 1। पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा सकते हैं, पर ये 10 अभी भी 13 से छोटा है, तो इसको 13 से बड़ा करने के लिए यहाँ एक और 0 लगानी पड़ेगी। पर हम पॉइंट वाली 0 पहले से लगा चुके हैं, तो अब एक और 0 लगाने के लिए हमें यहाँ पर भी एक 0 लगानी पड़ेगी। यहाँ पर एक 0 आएगी, तभी यहाँ पर भी एक 0 आएगी। अब 13 में 100 के आसपास वाला नंबर 91 होता है, जो कि आता है 7 पे। 13 7 ज़ा 91। तो ये नीचे कितना आएगा? ये आएगा 9, और पॉइंट लगा हुआ है तो मैं 0 लगा सकता हूँ। उसके बाद 90 के आसपास वाला नंबर 13 6 ज़ा 78, माइनस करेंगे तो ये आएगा 12, और पॉइंट फिर से लगा हुआ है तो मैं 0 लगा सकता हूँ। फिर 13 9 ज़ा 117, और ये मेरे पास आ गया 3। 120 में से 117 गए, हाँ 3 बचेगा। तो अब यहाँ पर देखो, जो रिमाइंडर मैंने जहाँ से शुरू किया था 3, वहीं पे ये वापस आ गया है। इसका मतलब अगर मैं आगे और डिवाइड करता हूँ तो अब यही नंबर्स रिपीट होने वाले हैं, यानी कि ये आया 0.230769, इसके बाद फिर से यही 230769, फिर वही रिपीट होता जाएगा। तो यानी कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन है 0.230769 के ऊपर बार, क्योंकि यही चीज़ रिपीट हो रही है। और ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, मतलब नहीं हो रहा, टर्मिनेट नहीं हो रहा, ये बढ़ता ही चला जा रहा है, कभी ख़त्म नहीं हो रहा, पर ये रिपीट हो रहा है, बार बार यही नंबर रिपीट होते जाएंगे। तो ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होने वाला है। चलो नोट करो, अगले पार्ट पे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी नोट कर लो, जल्दी जल्दी नोट कर लो। क्या कर रहे हो भाई? करो फटाफट, फटाफट नोट करो यार, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी। चलो बहुत वेट हो गई, तुमने पॉज करके नोट तो कर ही लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। चलो फिफ्थ पार्ट करते हैं। अगला जो फिफ्थ पार्ट है वो है 2/11। फिफ्थ पार्ट 2/11 ही है ना? हाँ 2/11। तो जो ऊपर वाला नंबर है वो होगा हमारे पास डिविडेंड, बाहर वाला नंबर होगा डिवाइजर। अब अंदर वाला फिर से नंबर छोटा है, तो बड़ा करने के लिए 0 पॉइंट लगाएंगे, 20 आ जाएगा। 11 2 ज़ा 22 बड़ा हो जाएगा, नहीं लिख सकते तो 11 1 ज़ा ही रखेंगे, 11। अब 20 में से 11 गए तो बचे 9, पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा सकते हैं। 11 8 ज़ा 88, नीचे आ गया 2, यानी हम फिर से इसी रिमाइंडर पे वापस आ गए, और अब अगर हमने आगे और डिवाइड किया तो यही रिपीट होता रहेगा, यानी इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा 0.1818181818 करते करते आगे चलता जाएगा, यानी इसका डेसिमल एक्सपेंशन है 0.18 बार। और ये है फिर से नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यार मार्कर बड़ा फीका हो गया है, इसमें लगता है इंक भरनी पड़ेगी थोड़ी मेरे को। चलो भर लेंगे, कोई नहीं। तुम ये नोट करो, फटाफट से नोट करो फटाफट। तो चलो अब हम अगला पार्ट करते हैं, जो कि है सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट तुम्हारे पास दिया हुआ है 329 डिवाइडेड बाय 400। 329
डिवाइडेड बाय 400। अरे बाबू भैया इतना बड़ा नंबर सर, हम तो डर गए, हम नहीं करेंगे सर, हम तो डर गए, बहुत डर गए, हम तो भाग रहे हैं सर, हम नहीं करेंगे। यार इतना इजी क्वेश्चन है ये। अब तुम कहोगे सर आप क्या कह रहे हो, ये कहाँ से इजी है भाई, 400। अरे बात तो सुनो, तुम्हें आसान तरीका बताता हूँ ये करने का। ऊपर 329 तो ऐसे ही रहने दो, नीचे 400 को तुम 4 × 100 लिख सकते हो क्या? बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि 4 × 100 भी तो 400 ही होता है। करके देख लो मल्टीप्लाई, यही होगा, इतनी मल्टीप्लाई तो आती होगी, यही होता है। और इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 329 डिवाइडेड बाय 4 × 1/100, क्योंकि 329 वन जा 329 ही आएगा, और 4 × 100 को मैंने बस अलग अलग करके लिख दिया। बात तो अभी भी एक ही है, ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी अभी तक मैंने ऐसे जो लिखा, अगर मैं इस तरीके से इसे सॉल्व करूं तो, यानी 329/400 को अगर मैं 329/4 × 1/100 करके सॉल्व करूं तो, यानी कि पहले मैं इसे डिवाइड कर लूं, फिर उसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं 1/100 से, तो सही नहीं रहेगा क्या? आसान हो जाएगा ना। चलो करते हैं। जो ऊपर होता है, सबसे पहले सिर्फ इतना डिवाइड कर रहा हूं मैं, अभी ये भूल जाओ, इतना डिवाइड करते हैं पहले। 329/4 ऊपर वाला होगा डिविडेंड, नीचे वाला डिवाइजर, न्यूमरेटर डिविडेंड, डिनोमिनेटर वाला डिवाइजर। अब 4 8 जा 32, ये 9 नीचे आ जाएगा, ये 0। अब 4 2 जा 8, नीचे आया 1। अब ये 4 से छोटा हो गया, यानी कि 1, तो इसको बड़ा रखने के लिए यहाँ पर एक और 0 लगानी पड़ेगी, जिसके लिए मुझे यहाँ पर एक पॉइंट लगाना पड़ेगा। पॉइंट आया, 0 आ गई। फिर 4 2 जा 8, नीचे आया 2। अब 10 में से 8 गए तो 2 ही बचता है। पॉइंट लगा हुआ है तो मैं 0 लगा सकता हूँ, और फिर ये 4 5 जा मेरे पास 20 आ जाएगा, और ये हो गया पूरे तरीके से डिवाइड। अब तुम कहोगे सर ये डेसिमल एक्सपेंशन है, अभी ये थोड़ी आया है, अभी ये तो इन दोनों को डिवाइड करके आया है, यानी कि ये आया है 82.25 × 1/100, है ना। यानी कि इसे मैं लिख सकता हूं 82.25 डिवाइडेड बाय 100। बिल्कुल सही है, क्योंकि 82.5 × 1 82.5 ही होगा, डिवाइड में 100 है। अब मैंने तुम्हें इसी पार्ट के, मतलब इसी क्वेश्चन के पहले पार्ट में मैंने बताया था, जब भी डिनोमिनेटर में नीचे इस तरीके से एक के बाद 0 वाला 10 100 1000 ऐसा कुछ भी लिखा होता है, तो जितने जीरोस होते हैं ना, उतना ये जो डेसिमल है, उतना ये जो डेसिमल है, ये मतलब डेसिमल के बाद उतने ही नंबर होते हैं। जितने नीचे 0 होते हैं, डेसिमल के बाद उतने ही नंबर होते हैं। तो नीचे 2 0 हैं, और ये डेसिमल यानी 2 कदम आगे चला जाएगा, 2 कदम आगे चला जाएगा। अब तुम कहोगे सर डेसिमल के बाद तो 2 नंबर होने चाहिए ना, तो 2 ही तो हैं। अरे डेसिमल अगर पहले से लगा हुआ है, तो फिर अगर वो किन्हीं 2 नंबर्स के आगे है, तो उन 2 नंबर्स के पीछे हो जाएगा ना वो। आया समझ? अरे यार देखो, मैं बताता हूं, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लग रहा है। देखो, जैसे पहले 36/100 था, तो हमने कहा कि ये 2 0 जो है नीचे, तो जितने 0 होंगे उतने डेसिमल के बाद नंबर होने चाहिए। अब ऊपर तो सिर्फ 36 ही था ना, कोई और डेसिमल वाला था ही नहीं, तो इसीलिए हमने इसको 0.36 लिख दिया। अगर यहां पे 3.6 डिवाइडेड बाय 100 होता, तो मैं यहां पर 0.036 लिखता, क्योंकि ये 3 तो पीछे जाएगा, पर 3 से पहले अगर कोई नंबर नहीं है ना, तो 0 मानेंगे हम उसको, और उसको भी डेसिमल के पीछे ले आएंगे, क्योंकि नीचे जितने 0 है उतना पीछे लेके जाना है उसको। नीचे जैसे यहां पे 2 0 हैं, तो 2 कदम पीछे लेके जाना है इस डेसिमल को। या तो ऐसे भी याद रखो, नीचे है तो पीछे है, नीचे है तो पीछे है, वही नीचे है तो पीछे लेके जाओ, नीचे है पीछे लेके जाओ, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, तो यानी कि इसको 1 और 2 कदम इधर लेके जाना है, यानी ये हो जाएगा 0.8225। ये है हमारा डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, और ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है, ये टर्मिनेट कर रहा है पूरे तरीके से, टर्मिनेटिंग है, बस टर्मिनेटिंग है।
टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब तो मैं पेन थोड़ा सा डार्क लग रहा होगा क्योंकि मैंने अभी बीच में वीडियो थोड़ी रोक कर पेन में इंक भरी है। पेन नहीं मतलब मार्कर में इंक भरी है। सर आप मार्कर को पेन बोल रहे हो, ही। यार मजाक मत उड़ाओ यार, कभी कभी मुंह से निकल जाता है, मैं थोड़ा इधर उधर हो जाता हूँ। चलो अब मैं इधर ही हो जाता हूँ और तुम नोट कर लो इसको। तो चलो अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन का सल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ रहा है, वो है यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार। ठीक है, वो कह रहे हैं कि हमें पता है कि जो 1/7 है, जो 1/7 है उसकी वैल्यू होती है 0.142857 बार। यही बोला ना उन्होंने? हाँ। अब तुम कहोगे सर हमें तो नहीं पता है, क्वेश्चन में कैसे बोल दिया कि हमें पता है। अगर तुमने मेरे इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 और उसमें कराई हुई मेरी एग्जाम्पल नंबर 5 को देखा है तो तुम्हें पता होगा कि ये हमारी बुक में जो एग्जाम्पल नंबर 5 दी गई है उसमें पहले से ही करवा रखा है, और मैंने भी तुम्हें उस लेक्चर 3 में खुद पूरा डिवाइड करके दिखाया था ये पूरी की पूरी चीज़। तो वहां से हमें पता है। ठीक है, तो बुक में ये क्वेश्चन उस एग्जाम्पल के बाद इस एक्सरसाइज में बना है, तो उस हिसाब से ये कह रहे हैं। ठीक है, तो ये अभी वैसे भी मैं दोबारा सॉल्व करके नहीं बताने वाला इसको लॉन्ग डिवीजन करके, क्योंकि मैं पहले करवा चुका हूं और इस क्वेश्चन में इसको करने की जरूरत भी नहीं है डिवाइड, इन्होंने डिवाइड करने के लिए कहा ही नहीं है। आगे क्वेश्चन पढ़ो। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? और क्या तुम्हें पता है या क्या तुम ढूंढ सकते हो? जैसे 1/7 का ये होता है तो 2/7 का क्या होता है, 3/7 का क्या होता है, 4/7 का क्या होता है, 5/7 का क्या होता है, और 6/7 बोला क्या? हाँ बोला है। 6/7 का क्या होता है? ये 7 है। तो वो कहते हैं ये भी ढूंढ के दिखाओ, पर डिवाइड करके नहीं ढूंढना, डिवाइड किए बिना ढूंढ के बताओ, ये बोला है हमें। और इफ सो हाउ? हाँ, तो वो उन्होंने पूछा कि क्या हम इसका लॉन्ग डिवीजन किए बिना इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? जैसे 1/7 की वैल्यू ये है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन ये है, वैसे ही इनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हम इनको ऐसे डिवाइड किए बिना निकाल सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे, ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो चलो मैं सबसे पहले इसका आंसर देता हूं कि yes, we can find the decimal expansions of these numbers without doing long डिवीजन। ठीक है, सबसे पहले तो तुम्हें ये लाइन लिखनी होगी। इसमें यह बोला है कि हाँ हम फाइंड कर सकते हैं डेसिमल एक्सपेंशन इन सभी नंबर्स के लॉन्ग डिवीजन किए बिना। ठीक है, ये लिखा है मैंने, पहले तो ये लिख देना। उसके बाद उन्होंने पूछा कि कैसे, तो चलो अब हम वो करके दिखाते हैं कि कैसे। इतना तुमने लिख लिया होगा जरूर, अब मैं तुम्हें करके बताता हूं कि कैसे। तो 2/7 को मैं 2 × 1/7 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि 2 1 2 ही होता है और नीचे डिवाइड में 7 है, तो 2/7 को 2 × 1/7 लिख सकता हूं मैं। छी गंदा फैल जाता है यार, मार्कर स्केल कह रहा हूं, डस्टर से करना है। 2/7 को 2 × 1/7 लिख सकते हैं, और 2 × 1/7 तो हमें पता ही है क्या होता है, 0.142857 बार। अब इस बार बूर पे ध्यान मत दो, सीधा सा इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। किधर करें मल्टीप्लाई? यहीं कर देता हूं। 0.142857 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो, अब तुम कहोगे सर जब आपने ऐड या सब्ट्रैक्ट किया था दो नंबर्स को, तो हम तो उसको डेसिमल से पहले रखते थे ना,
फिर डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा के पीछे 0 0 लगा देते थे। तो आपने मल्टीप्लाई में ऐसा क्यों नहीं किया सर? आप झूठ बोलते हो। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं गलत नहीं बताता, मैं ये कहता हूं कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हुए वही मेथड यूज होगा जो मैंने करवाया था, पर मल्टीप्लाई करते हुए हम यही मेथड यूज करते हैं जैसा नॉर्मल नंबर के साथ भी करते हैं। मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हुए चाहे डेसिमल हो चाहे ना हो, हम सेम तरीके से करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पर डेसिमल मल्टीप्लाई करने के बाद कहां लगता है वो मैं तुम्हें बताऊंगा, मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, चलो पहले मल्टीप्लाई कर दो, डेसिमल को भूल जाओ यहां पे डेसिमल लगाओ, तुम सीधा मल्टीप्लाई करो। 2 7 जा 14, 1 ऊपर 4 नीचे, 2 5 जा 10, 1 11, 2 8 जा 16, 1 17, 2 2 जा 4, 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और ये आ गया 0। अब पॉइंट कहां लगेगा? अब देखो डेसिमल से मतलब डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी डिजिट्स हैं, उतने ही डिजिट्स से पहले यहां पर भी डेसिमल लगेगा। जैसे यहां पर डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 और 6, 6 नंबर हैं। अब तुम देखो यहां से काउंट करो 6 नंबर, 1 2 3 4 5 6, जहां पे छठा नंबर आता है उसके आगे डेसिमल लगाना है। ऐसे होता है मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल, या ऐसे लगता है मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल। तो यहां पर ये हमारे पास जो 2/7 आएगा वो आएगा 0 पॉइंट, ये वाला नंबर 2855714 और इसके ऊपर आ जाएगा बार, क्योंकि ये बार तो साथ में चलेगा ही। ऐसे ही अब हम 3/7 का निकालेंगे। वैसे तो मैं तो ये तुम्हें होमवर्क भी दे सकता हूं, पर मैं दूंगा नहीं, मैं सब कुछ तुम्हें खुद यहीं पर ही करवाने वाला हूं, तो फिक्र ना करे, सब कुछ यहीं करवाऊंगा। और हाँ यार प्लीज तुम ना बीच बीच में वीडियो पॉज करके नोट करते रहना 2/7 को, 3/7, 4/7 को, क्योंकि मेरे पास जगह कम है, तो इसलिए मैं ना करके इरेज करता जाऊंगा। तो इसीलिए प्लीज पॉज करके वीडियो को नोट करते जाना, ठीक है। 3/7 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू ओए होए 1/7। हम पंजाबी हैं तो जरा मुंह से ओए होए निकल ही जाता है जब भी कोई गड़बड़ होती है। 3 इंटू 1/7 तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0.142857 और इसके ऊपर आ जाएगा बार। अब 0.142857 इंटू 3 के साथ में 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 16 17, 3 8 जा 24 और 1 25, 3 2 जा 6 7 8, 3 4 जा 12, 1 ऊपर 2 नीचे, 3 1 जा 3 1 4 और 3 0 जा 0। पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5 6। फिर यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5 6, इसके बाद लगा दो डेसिमल और ये आ गया आंसर 0 पॉइंट जो ये लिखा है 42857 के ऊपर बार। ठीक है, देख लो, नोट कर लो, पॉज कर लो वीडियो। चलो 4/7 करते हैं अब। हो 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 ला ला। 4/7 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 1/7, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 0.142857 और इसके ऊपर आएगा बार। ठीक है, अब 0.142857 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 20 और 2 22, 4 8 जा 32 और 2 34, 4 2 जा 8, 9 10 11, 4 4 जा 16 और 1 17, 4 1 जा 4 और 1 5, 4 0 जा 0। अब डेसिमल के बाद 6 नंबर हैं तो ये 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आएगा पॉइंट। ये आ गया हमारा आंसर 0.571428। नोट कर लो, चलो 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 नोट कर लो, नोट करो, नोट करो भाई, नोट करो, नोट करो, नोट करो। चलो बढ़े आगे। देखो अगर बीच बीच में मेरे से मल्टीप्लाई करने में कोई भी मिस्टेक हो रही है, अगर बाय चांस कोई भी गलती, वैसे तो मैं कोशिश कर रहा हूँ गलती ना हो, अगर हो जाती है तो माफ़ कर देना भाई, उसके लिए इंसान हूँ मैं भी, गलती इंसान ही करता है। टीचर हूँ मैं, मानता हूँ,
पर गलतियां टीचर से भी कभी कभार हो जाती हैं। अगर बच्चे सामने बैठे हों तो फिर कभी कभार गलती बता देते हैं। अब तुम तो मेरे सामने बैठे नहीं हो, तो कमेंट्स में एकदम से ढिंडोरा मत पेट देना, सर आपने ये गलती कर दिया, आपने गलती कर दिया, आपने गलती कर दी। भाई खुद भी सुधार लो, इतने छोटे बच्चे थोड़ी हो तुम। वैसे तो मैं अपनी तरफ से सब कर ही रहा हूं। मेरे सामने सिर्फ तुम्हारी एनसीईआरटी बुक खुली हुई है जिसमें सिर्फ क्वेश्चन है, कोई आंसर नहीं है, ठीक है ना। तो वो आंसर अब मैं खुद से ही यहाँ पे तुम्हें सारे समझा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर अभी 4/7 किया था, अब 5/7 करते हैं। 5/7 को लिखा जा सकता है 5 × 1/7। तो 5 × 1/7 किसके बराबर है? 0.142857। ये क्वेश्चन करते करते तो तुम्हें 1/7 की वैल्यू याद भी हो गई होगी इतनी बार लिखकर। 0.142857 × 5 कर दो, 5 7 आ जाएगा 35, 5 5 25 और 3 कितना हो गया? 26 27 28, 5 8 40 और 2 आ गया 42, 5 2 10 और 4 14, 5 4 20 और 1 21, 5 1 5 और 6 7 और 5 0 0 और ये 6 नंबर इधर है, तो 1 2 3 4 5 6 इसके बाद लग जाएगा पॉइंट। यानी इसका आंसर है 0.71428 के ऊपर बार। ये भी हो गया, पॉज कर लो, नोट कर लो। चलो ओके, लास्ट वाला नंबर 6/7। कैमरा हिल गया क्या? यहाँ से कर देता हूँ। भाई कैमरा हिल जाता है यार, कोई कैमरामैन भी नहीं है अपने पास, तो सब अकेले कर रहे हैं। ये क्यों इरेज कर रहा हूँ, ये तो क्वेश्चन है। चलो 6/7। 6/7 को मैं लिख सकता हूँ 6 × 1/7, यानी कि 6 × 0.142857 के ऊपर बार। तो क्या आ जाएगा? 0.142857 × 6। अब 6 7 42, 6 5 30 और ये आ गया 34, 6 8 48 और ये आ गया 51, 6 2 12, 12 और 5 कितना हो गया? 17, 6 और 4 सॉरी 6 और 4 कह रहा हूँ, 6 4 24 और 1 25, 6 1 6 7 8 और ये हो गया 0 और 1 2 3 4 5 6 ये हो गया 0.857142 के ऊपर आ जाएगा बार। ठीक है, नोट कर लो एक बार, मैं दोबारा चेक कर लूँ, मैंने थोड़ा जल्दी में कर दिया। 6 7 42, 6 5 30 और ये हो गया 34, 6 8 48, 48 और 3 हो गया 51, 5 ऊपर 5 नीचे, मतलब 1 नीचे, 6 2 12 और 5 हो गया 17, 6 4 24 और 1 25, 6 1 6 7 8। ओके, तो चलो अब इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं अपन। तो चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब हम करेंगे सॉल्यूशन नंबर, अबे यार ये गलती भी हो जाती है लिखते हुए, गंदी गंदी। चलो सॉल्यूशन नंबर 3 करेंगे। क्या है? थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो जो पार्ट्स मेरे पास दिए हुए हैं हमें उसको p/q की फॉर्म में दर्शाना है, जिसमें p और q इंटीजर होने चाहिए, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि रैशनल नंबर की फॉर्म में उन्हें दिखाना है। ठीक है, सबसे पहला पार्ट है 0.6 और उसके ऊपर है बार। तो हमें पता है कि 0.6666 और ऐसे डॉट 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 करके, मतलब यही आगे बढ़ता जा रहा है। 0.6 बार का मतलब तो यही है। तो अब हम क्या करेंगे, इस नंबर को मान लेंगे हम x। ठीक है, x बेसिकली इसको मानो या इसको मानो, बात एक ही है, दोनों सेम ही चीज़ें तो हैं। ठीक है, तो इसको मैंने मान लिया x। अब डेसिमल के बाद जितने नंबर्स पर या जितने डिजिट्स पर बार होता है उतनी 1 के बाद 0 लगाकर उस नंबर से हम इक्वल टू के दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो
डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट पर बार है, तो इसका मतलब 1 के बाद एक जीरो यानी कि 10, तो 10 से दोनों तरफ हम करेंगे मल्टीप्लाई, और जिसके लिए हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 10 बाय बोथ साइड, या बाय मत लिखो, मल्टीप्लाइंग 10 बोथ साइड we get 10x इज इक्वल टू, अब देखो जब भी हम किसी डेसिमल वाले नंबर के साथ में इस तरीके का कोई भी नंबर 10, 100, 1000 मल्टीप्लाई करते हैं तो होता क्या है कि 1 के बाद जितने जीरो होते हैं ना वो डेसिमल उतना ही आगे चला जाता है। तो यहाँ पे 10 है यानी कि इसके बाद एक जीरो है, एक जीरो है तो मतलब एक कदम ये आगे चला जाएगा, यानी 0.6 था, अब ये आ जाएगा 6.66666 ऐसे, यानी कि 6.6666 बार, ऐसे बार मतलब डॉट 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 अप टू सो ऑन, मतलब ऐसे ही चलता जाएगा, या 6.6 बार। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। मल्टीप्लाई तुम करके भी देख सकते हो अगर करना हो, पर करने की जरूरत नहीं है, ना ही तुम्हें एग्जाम में मल्टीप्लाई करके दिखाना है, डायरेक्ट भी लिख दोगे तो भी सही है जैसा मैंने लिखा। अब इसके बाद क्या करोगे, अगला स्टेप 6.666 अप टू सो ऑन, जब ये डॉट 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 का मतलब होता है आगे यही रिपीट हो रहा है, जिसको हम अप टू सो ऑन ऐसे भी कह सकते हैं। तो 6.666 अप टू सो ऑन को हम लिख सकते हैं 6 प्लस x। क्यों? क्योंकि x क्या है 0.66666 अप टू सो ऑन, और इसमें 6 ऐड करके देख लो यही तो आएगा, तो इसको ये भी लिख सकते हैं। अब तुम कहोगे सर आप ऐड करके दिखाओ, ऐसे नहीं सर प्लीज ऐड करके दिखाओ, ठीक है मैं ऐड भी करके दिखा देता हूं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा ये 6, उसके बाद ये कोई डेसिमल वाला नंबर नहीं है, इसलिए हम खुद से आगे डेसिमल लगाकर 0 0 0 या 0 ऐसे लगा देंगे और अप टू सो ऑन कर देंगे कि आगे 0 चलता जा रहा है। जब कुछ नहीं होता तो 0 होता है। अब 6 तो हमने कर दिया, x क्या है 0.6666 अप टू सो ऑन, ठीक है, डेसिमल एक दूसरे के नीचे आना चाहिए ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हुए। अब इसको ऐड कर दो 6.6666 अप टू सो ऑन आएगा, तो यही आ गया ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशंस को ज़रा ध्यान से देखो, इसमें जो 10x है वो इसके बराबर है और यही नंबर 6 प्लस एक्स के भी बराबर है, तो 10x 6 प्लस एक्स के भी तो बराबर होगा। तो हम इसको बराबर करने के लिए पहले लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट 10x इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स, और जब ये x जो कि पॉजिटिव है इक्वल टू के इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी क्या आएगा 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 6। और मल्टीप्लाई में जब किसी का कोई नहीं होता तो उसका 1 होता है मैथ्स में, तो ये x अकेला है तो इसको 1x हम कह सकते हैं। तो 10x में से 1x जाएगा तो 9x बचेंगे, दैट इज इक्वल टू 6। और अब मैं नीचे बैठ के ज़रा लिखूंगा थोड़ा सा, क्योंकि अब काफ़ी हो चुका है। x इज इक्वल टू 6, अब 9 क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो इक्वल टू के इधर जाएगा तो अपनी प्रॉपर्टी अपना साइन चेंज करेगा, मल्टीप्लाई वाला हो जाएगा डिवाइड में। अगर प्लस हो रहा होता तो इधर जाके माइनस हो जाता, माइनस हो रहा होता तो इधर आके प्लस हो जाता। मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो गया, पर यहां डिवाइड हो रहा होता तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाता, उल्टा होता है इक्वल टू के इधर या दूसरी तरफ जाके। अब इसकी कटिंग होती है, हो सकती है भाई 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो ये आ गया 2/3। तो मतलब जो x की वैल्यू है वो आ गई 2/3। अब x 2/3 के बराबर है, x 0.6 बार के भी बराबर है, इसका मतलब जो 0.6 बार है वो 2/3 के बराबर होगी। तो हमने 0.6 बार को p/q की फॉर्म में लिख दिया, जिसमें p है 2 और q है 3 जो कि इंटीजर हैं, और q जो कि डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर भी नहीं है। तुम्हारा क्वेश्चन हो चुका है, आगे बढ़ते हैं, इसे नोट कर लो। ये था पहला पार्ट, अब हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3
का सेकेंड पार्ट जो कि है 0.47 बार, 0.47 बार। अब इसमें जो बार है वो 7 के ऊपर है, 4 के ऊपर नहीं है, यानी कि ये नंबर कुछ इस तरह का है 0.4777 अप टू सो ऑन, यानी कि सिर्फ 7 रिपीट हो रहा है, 4 नहीं। सबसे पहला स्टेप x मान लो इसको, x इज इक्वल टू 10। उसके बाद डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स पर बार है सिर्फ उतना ही डिजिट, यानी उतने ही 0 1 के बाद लगाने हैं और दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। यानी इस डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट के ऊपर बार है जो कि है 7, यानी 1 के बाद सिर्फ एक 0 लगाना है, यानी कि 10। तो 10 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। अब वही लाइन लिखनी है, मल्टीप्लाइंग 10 बोथ साइड वी गेट। इतनी लाइन तो तुम लिख लोगे। आगे करूं, 10x इज इक्वल टू, ठीक है, अब ये तो तुम्हें पता है, जितने भी मल्टीप्लाई करते हैं हम ऐसे 10, 100, 1000 वगैरह वाले नंबर्स में जितने भी ज़ीरो होते हैं उतना डेसिमल आगे चला जाता है। एक जीरो है यहाँ पे तो एक आगे जाएगा, तो ये बचेगा 4.777 अप टू सो ऑन। ठीक है, अब मेरे कहने पर इस क्वेश्चन को थोड़ा आसान बनाने के लिए, एक बार फिर से दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दो। मेरे कहने पर इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो और दोनों तरफ फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर दो। यही लिख के अगेन मल्टीप्लाई 10 बाय बोथ साइड वी गेट, या अगेन मल्टीप्लाइंग 10 बोथ साइड वी गेट। 10 और 10 कितना हो गया, 100, तो 100x इज इक्वल टू, इसको फिर 10 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि ये डेसिमल एक कदम और आगे चला जाएगा, तो ये बचेगा 47.777 अप टू सो ऑन, ऐसे आएगा। अब इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब जो 47.777 अप टू सो ऑन लिखा हुआ है, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, 43 प्लस 4.777 अप टू सो ऑन। सर ऐसे कैसे? प्लस करके देख लो, यही आंसर आएगा। ये देखो 43 मैंने लिखा, अब 43 के आगे कोई डेसिमल नहीं है तो मैं खुद से डेसिमल लगा के 000 अप टू सो ऑन कर दिया। उसके बाद नीचे 4.7 है, 4 मैंने यहाँ लिखा, डेसिमल अपनी मर्जी से, मतलब अपनी मर्जी से नहीं, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखा 4.77, तो यहाँ पे 777 अप टू सो ऑन कर दिया। कर दो ऐड, 43 और 7 कितना हो गया, 47.777 अप टू सो ऑन। यही नंबर नहीं आ गया? तो ये इसी के बराबर है, तो इसको मैं इक्वल लिख सकता हूं ना? लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। और ये जो 4.777 अप टू सो ऑन है, ये 10x के बराबर है कि नहीं? तो ये 47.777 अप टू सो ऑन 43 प्लस 10x के बराबर होगा कि नहीं होगा? अब तुम्हें क्वेश्चन में इतना लिखना काफ़ी नहीं होगा, इसके बाद ना तुम्हें ब्रैकेट में आगे यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर ब्रैकेट में तुम्हें लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन 1। तभी मैंने तुम्हें इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दिलवाया, ताकि अगर तुम ये वाला जब तुम लिखो ना ये 10x के बराबर, तो तुम लिख पाओ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ताकि हमें पता चले कि ये 10x जो है इक्वेशन नंबर 1 से आया है, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में हमें ये बता दिया है कि यही जो नंबर है ये 10x के बराबर है। ठीक है, अब ये 10x के बराबर है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 2 में हमने देखा कि 100x इसके बराबर है और यही चीज आगे 43 प्लस 10x के बराबर है, तो ये 100x 43 प्लस 10x के बराबर हुआ? बिल्कुल हुआ। तो हम यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 we get 100x is equal to 43 प्लस 10x। और जब ये 10x इक्वल टू के इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहां प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। चलो करते हैं, 100x माइनस 10x और इधर 43, तो ऐसे का ऐसे ही पड़ा रहेगा। 100x में से 10x गए तो बचे 90x,
ये आ गया इक्वल टू 43। तो x इक्वल टू आ गया 43 डिवाइडेड बाय 90। x में के साथ में यहाँ पे 90 मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल टू किधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी x आ गया 43 बाय 90। x 43 बाय 90 के बराबर है, x 0.47 बार के भी बराबर है। इसका मतलब ये जो 0.47 बार है ये 43 बाय 90 के भी बराबर होगा। तो हमने ये लिख दिया इसको। ओए कैमरा हिल गया यार, ये बड़ा झंझट हो जाता है। काश ये कैमरा तब हिला हो जब मैं इधर का सारा कुछ करवा चुका हूं। ठीक है, अब ये 0.47 बार इसके बराबर है, यानी इसको P/Q की फॉर्म में मैंने लिख दिया। P/Q की फॉर्म में लिख दिया तो हो गया क्वेश्चन यार। अभी और क्या ही करोगे, लिख लो, नोट कर लो। तो चलो अब हम करते हैं सॉल्यूशन नंबर 3, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। चलो थर्ड पार्ट करते हैं। 0.001 बार, 0.001 के ऊपर बार। ये तो बहुत ही आसान है यार, सीधा सा x मानो इसको, 0.001 अप टू सो ऑन। उसके बाद दोनों तरफ 3 चीज़ों के ऊपर, 3 डिजिट्स के ऊपर बार है डेसिमल के बाद, तो 1000 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई लिख देना, मल्टीप्लाइंग 1000 बाय बोथ साइड, या फिर मल्टीप्लाइंग 1000 बोथ साइड वी गेट 1000 x इज इक्वल टू 1000 यानी कि 3 0, यानी डेसिमल 3 कदम आगे जाएगा, यानी 1 2 3, यानी कि 1 के बाद 1.001 ऐसे अप टू सो ऑन। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब 1000x इज इक्वल टू 1000x नहीं, बेसिकली ये लिखना था कि 1.001 अप टू सो ऑन। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + x। यहाँ पर मैं कई बार ना 1 को ऐसे लिख देता हूँ, कई बार 1 को ऐसे लिख देता हूँ, तो दोनों सेम ही चीज़ है यार, कंफ्यूज मत होना। 1 को लिखने का तरीका मेरा हमेशा से अलग अलग रहा है, क्या कर सकते हैं। तो 1 + x आ गया यहाँ पर। अब 1 + x कैसे है, अब ये मत पूछना यार प्लीज़, बहुत बार बता चुका हूँ यार। तुम 1 और x जो कि ये है, ये इसको ऐड करके देख लो। 1 लिखा, पॉइंट लगाया अपनी तरफ से क्योंकि कोई डेसिमल है नहीं, और इसके बाद 0 0 0 अप टू सो ऑन कर दिया। इसके बाद ये लिखा, सॉरी जो हमने x माना हुआ है ये 0.001 ऐसे अप टू सो ऑन, तो ये आ गया 1.001 अप टू सो ऑन। तो यही आया ना 1.001 अप टू सो ऑन, सेम ही चीज़ है। 1 + x कर दिया, इसको मान ले इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हमें क्या पता चला कि जो 1000x है वो 1 + x के बराबर है, क्योंकि 1000x इसके बराबर है और यही चीज़ 1 + x के बराबर है, तो 1000x इसके बराबर होगा। ये आ गया। अब इससे पहले एक लाइन ज़रूर लिख देना कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी गेट दिस। अब ये x यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 1000x माइनस x इज इक्वल टू 1। अब जिसका मैथ्स में कोई नहीं होता उसका 1 होता है, 1 1। अब तुम कहोगे सर आप फिर 1 अलग अलग लिख रहे हो। यार आदत है मेरी, मैं हर बार 1 अलग अलग जगह पे लिख देता हूँ, तो थोड़ा मैनेज कर लेना, इतना तो तुम समझ ही सकते हो यार। 1000 में से 1 गया तो बचेगा 999x इज इक्वल टू 1, और x इज इक्वल टू आ जाएगा 1/999। ये आ गया P/Q की फॉर्म में, जिसमें P और Q इंटीजर हैं, Q 0 के बराबर नहीं है, और x क्योंकि इसके बराबर है और x इसके भी बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। आंसर हो गया ठान ठाना। चलो कर लो नोट, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। चलो अब हम करने वाले हैं सॉल्यूशन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? एक्सप्रेस 0.9999 अप टू सो ऑन इन द फॉर्म P/Q। अच्छा, तो हमें 0.999 अप टू सो ऑन वाले इस नंबर को P/Q की फॉर्म में दिखाना है। आगे लिखा हुआ है, आर यू
सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, क्या तुम अपने आंसर से एकदम चौंक गए हो, सरप्राइज हो गए हो? तो अभी तो आंसर ही नहीं आया, तो हम सरप्राइज कैसे होंगे? पहले आंसर निकाल लें। निकालते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं पूरा। विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस वाई द आंसर मेक्स सेंस। फिर अपने टीचर और क्लासमेट्स के साथ में डिस्कस करो कि तुम्हारा जो आंसर आया है वो सेंस कैसे बना रहा है। ठीक है ठीक है, सबसे पहले हम निकालते हैं इसको, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है अपने को। ये 0.999 अप टू सो ऑन कह दो या फिर 0.9 बार कह दो, एक ही चीज़ है। शुरुआत कैसे करते हैं? x मान के। अब इसको हम 0.9 बार भी लिख सकते हैं, और बार डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट के ऊपर है तो 10 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10x इज इक्वल टू आएगा। अब 10 के बाद यहाँ पे एक ही जीरो है तो एक डेसिमल आगे ले जाएंगे तो ये आएगा 9.999 अप टू सो ऑन। और मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लूँगा, और इस 9.999 अप टू सो ऑन को मैं 9 प्लस x लिख सकता हूँ, बड़े आराम से लिख सकता हूँ, और इसको मान सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। 1 और 2 से हमें पता चलेगा कि ये 10x जो है 9 प्लस x के बराबर है। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा तेज़ी से करूँगा, जो भी बीच बीच में लाइन्स लिखनी है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैं फिर भी बता देता हूँ। 10 मल्टीप्लाई करने से पहले, दोनों तरफ 10 मल्टीप्लाई करने से पहले तुम्हें लिखना होगा मल्टीप्लाइंग 10 बोथ साइड वी गेट, फिर मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद इसको इक्वेशन नंबर 1 मानना है, 2 मानना है, फिर लिखना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट, फिर लिखना है 10x इज इक्वल टू 9 प्लस एक्स। फिर x यहाँ प्लस हो रहा है, इक्वल टू के इधर आएगा तो माइनस होगा, 10x माइनस x इज इक्वल टू 9। और मैथ्स में मल्टीप्लाई करते हुए जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, तो 10x में से 1x जाएंगे तो मेरे पास क्या बचेगा 9x। 9x इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 9 बाय 9 हो जाएगा, यहाँ पर ये 9 मल्टीप्लाई में था, इक्वल टू के इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब 9 से 9 कैंसिल, ये आ जाएगा 1, तो x की जो वैल्यू है वो आ गई 1। अब क्योंकि 1 एक नेचुरल नंबर है तो हम 1 को 1 बाय 1 भी लिख सकते हैं, तो ये p बाई क्यू की फॉर्म में तो आ गया, जिसमें p और q इंटीजर्स हैं और q जो है वो 0 के बराबर भी नहीं है, तो ये तो आंसर हो गया। अब इसमें सरप्राइज होने वाली क्या बात है, चौंकने वाली क्या बात है? जो उन्होंने बोला कि क्या तुम अपने आंसर से सरप्राइज्ड हो, क्या तुम अपने आंसर से चौंक गए हो, तो उन्होंने ऐसा इसलिए बोला होगा क्योंकि शायद 1 जो है बहुत कम, रेयरली, या फिर ऐसा पूरा पूरा नंबर ये सब करने पर बहुत कम ही आता है, इसलिए शायद बोला हो। बाकी इसमें एक और छुपी हुई चीज़ है, इन्होंने बोला ना कि तुम अपने टीचर क्लासमेट के साथ में डिस्कस करो और बताओ कि ये आंसर जो है सेंस कैसे बना रहा है। तो उस चीज़ के ऊपर ना ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करने के बाद तुम्हें कुछ लिखना पड़ेगा। क्या लिखना है मैं तुम्हें अभी लिख के बताता हूँ, इसे नोट करो। मैं यहाँ पर थोड़ा साइड हो रहा हूँ, अभी पॉज करो, नोट करो, फिर मैं लिख के बताता हूँ कि तुम्हें लिखना क्या है। यहाँ पे कर लिया? ठीक है, कर लिया। चलो इसको रब करते हैं, और अब मैं तुम्हें लिख के बताता हूँ कि तुम्हें क्या लिखना है। इसके बाद हमारा जो आंसर आया वो क्या था? हमारा आंसर आया x इज इक्वल टू 1, है ना, ये आंसर आया। अब 1 इज, या फिर एक और चीज़, अच्छी सी चीज़ जो तुम्हें लिखनी है यहाँ पे, वो ये है कि द डिफरेंस बिटवीन 1 and 0.999 up to so on is negligible. Is negligible. Hence, this answer is a bit surprising. We can conclude that answer
कैन बी 1 अप्रॉक्स। चलो ठीक है, अब मैंने क्या लिखा मैं तुम्हें समझाता हूँ। मैं ये कहा कि जो ये 0.999 जिसको हमने x माना था और हमारा जो आंसर आया 1, इसके बीच में तो डिफरेंस है, जो गैप है वो बहुत कम है, ना के बराबर है। यानी कि जो डिफरेंस है 1 और 0.999 अप टू सो ऑन के बीच में वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, यानी ना के बराबर है या नहीं है। इसीलिए ये दोनों ना आपस में हम बराबर ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो आंसर है वो सरप्राइजिंग है थोड़ा सा, और हम कंक्लूड कर सकते हैं, यानी कि हम लास्ट में ये कह सकते हैं कि 1 ही हमारा आंसर होगा अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना है तो मत लिखो, पर ये वाली लाइन एक बार ज़रूर लिख देना, क्योंकि क्वेश्चन में कहा हुआ है, पूछा हुआ है। बस हो गया, नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब हम करने वाले हैं सॉल्यूशन नंबर 5, जो कि है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। यानी कि अगर मैं 1/17 इसको ऐसे मतलब डिवाइड करता हूं, तो कितने डेसिमल के बाद कितने नंबर्स या कितने डिजिट्स के बाद ये रिपीट होगा। क्योंकि उन्होंने ना ये बता दिया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग है, यानी टर्मिनेट नहीं होता और रिपीट होता है। वो पूछ रहे कितने डिजिट्स के बाद रिपीट होगा, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स के बाद ये रिपीट होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर, और डिवाइड करके हमें यहां पर दिखाना है। अब देखो ये क्वेश्चन तुमसे एग्जाम में तो पूछा जाएगा नहीं, पर मैं तुम्हें पूरा करवा दूंगा। ठीक है, वैसे मैं पक्का नहीं कहता कि नहीं ही पूछा जाएगा, कभी कभार पूछ भी लेते हैं, पर बहुत ही कम ऐसा हुआ है आज तक कि ये क्वेश्चन कभी एग्जाम में पूछा गया हो, क्योंकि ये क्वेश्चन टाइम बहुत ज़्यादा ले लेता है। इसीलिए ये क्वेश्चन एग्जाम में कम ही आता है, पर मैं तो तुम्हें करके दिखाऊंगा ही। अब मैं कर रहा हूँ तो मैं सारी करूँगा एक्सरसाइज, बीच में छोड़ूंगा तो नहीं। पर ये डिवीजन बहुत ज़्यादा बड़ी होने वाली है, इसीलिए मैं इसको थोड़ी ऊपर से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा इरेज करता हूँ, मैं थोड़ा इसको ऊपर से स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी डिवीजन हो जाने वाली है। हम करेंगे अभी 1/17। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ऊपर वाला होता है डिविडेंड, नीचे वाला होता है डिवाइज़र। ये बड़ा होना चाहिए, तो इसीलिए मैं सबसे पहले 0 पॉइंट लगाऊंगा, या 0 आएगा। पर ये 10 अभी भी 17 से छोटा है, तो इसीलिए एक और 0 लगाने के लिए यहाँ पर एक और 0 आएगी, ये बन जाएगा 100। अब 17 में 100 किसके आसपास में आता है? 17 में 100 किसके आसपास में आता है? 17 5 होता है 85, और 17 6 कितना होता है? मैं थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो रहा हूँ, एक सेकंड। 17 6 7 42, 6 1 6 और 4 10, 102 ज़्यादा हो जाएगा, तो 17 5 ही करते हैं 85 जो कि होता है। 100 में से 85 गए तो बचा 15, पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा सकते हैं। 150 इसके आसपास में होता है 17 के टेबल में 136, जो कि आता है 8 पे। 17 8 136। अब 10 में से 4 गए तो बचा, 10 में से 6 गए तो बचा 4, और यहाँ पे मेरे पास है 4 में से 3 गए तो 1, और ये 0, ये 14 आ गया, पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा सकते हैं। फिर दोबारा 8 ही आएगा, क्योंकि ये 136 ही आता है। अब 140 में से 136 गए तो बचा फिर से 4, पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा सकता हूँ। अब 17 में 40 के पास में कौन आता है? 17 2 7 14, 34 होता है, तो 2 34, 2 7 14, ठीक है। 40 में से 34 गए तो बचा 6, पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा सकते हैं। 60, अब 17 में 60 के पास में कौन सा डिजिट आता है? अब देखो इसमें 17 का टेबल आना बहुत ज़रूरी है, मेरे को बहुत कन्फ्यूजन होती है ऐसे बड़े टेबल्स में। 60 आ गया, अब 17 6 ज़्यादा हो जाएगा, 5 होता है 85, 17 4 कैसा रहेगा?
17 4 ज़ा आई गेस 53 के आसपास होता है। 17 4 ज़ा 4 7 ज़ा 28, 4 1 ज़ा 4 5 6 68 है ये तो। 4 7 ज़ा 28, 4 1 ज़ा 4 5 6, ये हाँ 68 बड़ा हो जाएगा तो 17 3 ज़ा ही होगा फिर। 17 3 ज़ा 3 7 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3 4 5 51, तो 17 3 ज़ा 51। 60 में से 51 गए तो बने 9। पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा सकते हैं। 90 के आसपास में 17 5 ज़ा 85, फिर ये आ जाएगा 5, उसके बाद पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा सकते हैं। देखता जाऊंगा मैं, कोई डेसिमल तो नहीं, मतलब रिमाइंडर रिपीट तो नहीं हो रहा। जहाँ से ये रिपीट होना शुरू हुआ वहाँ से समझ लेना अपनी डिवीजन कंप्लीट है। 50 आ गया, 50 के आसपास में 3 ज़ा तो है नहीं तो 2 ज़ा ही आएगा दोबारा, 34। 10 में से 4 गए 6 और ये 1, 16। पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा सकते हैं। 160 के आसपास 17 7 ज़ा कितना होता था, आएंगे 119, नहीं छोटा है। 17 7 ज़ा 119 होता है। 17 9 ज़ा कितना होता है, 153 है ना। चेक कर लो एक बार। 17 9 ज़ा 9 7 ज़ा 63, 9 1 ज़ा 9 और 6 हो गया 15, 153 बिल्कुल ठीक है। तो 153 17 9 ज़ा। अब 160 में से 153 गए तो बचा 7। पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा सकते हैं। और 17 4 ज़ा होता है 68, तो दोबारा से वही लग गया। अब ये यहाँ से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ, ठीक है। यहाँ पे 70 और 68 पे अपन पहुँच गए हैं, है ना। ये मैंने यहाँ लिखा, नीचे आया 2। पॉइंट लगा हुआ है तो 0 मैं लगा सकता हूँ। पॉइंट रिमाइंडर रिपीट तो नहीं हुआ, नहीं हुआ। पॉइंट लगा हुआ है, मैं 0 लगा सकता हूँ। 20 17 1 ज़ा 17, नीचे आया 3। पॉइंट लगाया, 0 लगा सकते हैं। 17 2 ज़ा 34 बड़ा हो जाएगा तो फिर से एक बार 1 ज़ा 17। अरे यार ये मैं क्या कर रहा हूँ। रिमाइंडर साथ साथ में देखते जाना भाई, रिमाइंडर रिपीट ना हो जाए। रिपीट हो गया तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन भी हो गया। अभी तक कोई रिमाइंडर रिपीट तो नहीं हुआ, अभी तक तो नहीं हुआ। चलो पता नहीं कितने डिजिट्स आगे जाने हैं। आई गेस 16 तक आगे जाते हैं। कितने हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अभी 4 डिजिट्स और आगे जाने हैं। ये 30 में से 17 गया तो आया 130। 130 होने के बाद 17 130 के आसपास 17 7 ज़ा होता है 119 और 17 8 ज़ा जो होगा मेरे पास वो 136 जो कि बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए 7 ज़ा 119। 130 में से 119 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 10 में से 9 गए 1, ये बचा 2, 2 में से 1 गए तो भी 1, ये 0। पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा सकते हैं। 110 आ गया। 110 के आसपास का नंबर 17 6 ज़ा 102 इसके आसपास का हो सकता है, क्योंकि 17 7 ज़ा तो बड़ा हो जाएगा, है ना। 17 7 ज़ा बड़ा हो जाएगा तो 17 6 ज़ा 102, तो ये आ गया मेरे पास में 8। पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा सकते हैं। अब 80 के आसपास का नंबर 17 5 ज़ा 85 बड़ा हो जाएगा तो 4 ज़ा 68 आएगा, 68 आएगा। अब 10 में से 8 गए 2 और ये 1, 12। पहले कहीं आया, रिपीट हुआ नहीं आया। पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा सकते हैं। 120 आ जाएगा। 120 के आसपास का जो नंबर है, 120 के आसपास का नंबर है मेरे पास 119 जो कि आएगा 7 पे। एक तो नंबर सिस्टम का जो y है उसे भी हटाना पड़ेगा। अब y तुम थोड़ा कट जाओ रे बाबू भैया, थोड़ा छोटा हो जाओ रे, छुटकू सा बन जाओ। मुझे यहाँ 7 लगाना है। यह आ जाएगा 119 और ये नीचे आ जाएगा 1।
और 1 से ही हमने शुरुआत करी थी, फाइनली रिमाइंडर आ गया। 1 से शुरू हुआ था, 1 पे ही हम आ गए। रिमाइंडर आ गया और ये रहा तुम्हारा डेसिमल एक्सपेंशन। तुम्हारे डेसिमल के बाद अब इसके आगे जब हम डिवीजन करेंगे ना तो यही चीज़ रिपीट होने वाली है, क्योंकि हम उसी रिमाइंडर पे वापस आ गए जहाँ से शुरुआत करी थी। तो अब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिजिट्स के बाद ये रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है, और ये रहा इसका डेसिमल एक्सपेंशन और ये रही इसकी पूरी डिवीजन। अब 17 का टेबल करने में मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन होती है, इसलिए मैंने ये थोड़ा बहुत बीच बीच में करा भी अपने कन्फर्मेशन और अपने डाउट्स को दूर करने के लिए। बाकी तुम चाहो तो यहाँ पे साइड में 17 का पहले टेबल लिख लेना, फिर कर देना। अगर टेबल आता है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आता तो भाई मुझे भी है, पर मेरे को ना अभी इस टाइम पे इतनी बड़ी डिवीजन करते करते ना भाई दिमाग ख़राब हो जाता है। तुम करके देखना, बीच बीच में आधे स्टेप्स तो भूल ही जाओगे। चलो नोट कर लो। तो अब हम करेंगे सॉल्यूशन नंबर 6, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 है Look at several examples of rational numbers in the form p by q, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation। ठीक है, वो कह रहे हैं कि p by q की फॉर्म वाले ऐसे नंबर्स तुम कुछ देखो एग्जाम्पल के जरिए जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अलावा, यानी वो को प्राइम हो। ये देखो अभी उन्होंने इतना बोला है, आगे पढ़ते हैं। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। क्या तुम उन सभी एग्जाम्पल के जरिए कुछ समझ पा रहे हो कि जो डिनोमिनेटर में क्यू है, डिनोमिनेटर है, जो डिनोमिनेटर में नंबर है, वो क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है इस चीज में। देख लेते हैं यार। तो मैं इस तरीके के ना तुम्हें ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 नंबर लिख के दिखाऊंगा ध्यान से, फिर उसमें हम देखेंगे। मतलब बटे की शक्ल में p बाय क्यू की फॉर्म में ऐसे नंबर अब मैं लिख के दिखाऊंगा जो कि आपस में को प्राइम हो, यानी कि उनके फैक्टर्स में कुछ भी कॉमन ना हो अदर देन 1 को छोड़ के, क्योंकि 1 तो सभी में कॉमन होना ही होना है, तो 1 को छोड़ के बाकी कोई और नंबर कॉमन ना हो। ऐसा एक नंबर तो हो सकता है 1/2, एक नंबर हो सकता है 1/4, एक नंबर हो सकता है 1/8, एक नंबर हो सकता है, कौन सा नंबर हो सकता है और 1/5, एक नंबर हो सकता है 1/25, और मैंने कितने कहा था 7 लिख के दिखाऊंगा, 1 2 3 4 5, 2 और यहाँ पे लिख के दिखाऊंगा। एक हो सकता है 1/10, एक हो सकता है 1/50। करके देख लो इसके, मतलब फैक्टर्स करके देख लो सभी के। इसका फैक्टर 5 × 1 है तो कुछ कॉमन नहीं होगा, इसका फैक्टर 1 × 1 है तो 1 के अलावा कोई और फैक्टर कॉमन है नहीं इसमें। मैं एक बार देख लूँ, मुझे ऐसा लगा जैसे फ़ोन में से कोई साउंड आई है, मेरे ख्याल से चार्जिंग कम होती जा रही है कैमरा की। फटाफट से इस क्वेश्चन को करते हैं। अगर चार्जिंग ख़त्म हो जाती है तो इसका अगला क्वेश्चन तुम देखोगे मेरे कपड़े बदले हुए, ठीक है। हमेशा यही होता है, चार्जिंग ही बीच में ख़त्म हो जाते है कभी कभार। कोई नहीं, फ़ोन ही ऐसा, क्या करें। हाँ चलो फैक्टर करके देख लो, इसके भी, इसके भी, इसके भी, इसके भी, तो कुछ 1 के अलावा मैच नहीं करेगा। फैक्टर करने तो तुम्हें आते होंगे यार, इतने गिग्गे छोटे बच्चे तो हो नहीं यार तुम। 25 के फैक्टर क्या होंगे, 5 × 5। इसके क्या होंगे, ऐसे फैक्टर ऐसे करते हैं जैसे ये 50 है, ऐसे एलसीएम ले लो, 2 के टेबल में 25 पे जाता है, उसके बाद 5 5 = 25, फिर ये 5, ये रहे इसके फैक्टर 2 × 5 × 5, और 1 के फैक्टर 1 × 1, तो 1 के अलावा कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ऐसे हम फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया कुछ एग्जाम्पल जिनमें p बाय क्यू की शक्ल में कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनके आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। अब इसमें वो कह रहा है कि नीचे जो डिनोमिनेटर है q है, उसमें हर एक इस तरीके के रैशनल नंबर्स में क्या प्रॉपर्टी सेम दिखती है। ये क्या प्रॉपर्टी नजर आती है तुम्हें, ठीक है, देख लेते हैं। मैं यहां पे एक लाइन बना लेता हूं। 1/2 तो चलो ठीक है, 1/2, 2 की पावर यहां पे 1 है, यहां 1 अपॉन यहां पे 2 की पावर 2 है, 2 2 = 4।
किसी भी चीज की पावर जितनी होती है इसका मतलब है कि मैं उस नंबर को उतनी बार उसी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। जैसे 2 की पावर 2 होने का मतलब है 2 इंटू 2, 2 की पावर 3 होने का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये नीचे 1 अपॉन में 2 की पावर 3 है, 23 मत समझ लेना, 2 की पावर 3 है। ये देखो 2 2 4, 4 2 8, वही हो गया। यहां पे यह है 1 अपॉन में 5 की पावर 1, नीचे है 1 अपॉन में 5 की पावर 2, 5 5 25 होता है। यह है 1 अपॉन में 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, यह है 1 अपॉन में 2 की पावर 1 इंटू में 5 की पावर 2। तो यहां पे क्या सेम दिख रहा है क्यू की प्रॉपर्टी में? हम देख सकते हैं कि इस तरह के रैशनल नंबर से सिर्फ तभी मिलते हैं, किस तरह के? बटे की शक्ल में को प्राइम नंबर, यानी कि उनमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो अदर देन 1, ऐसे वाले नंबर तभी मिलते हैं जब जो क्यू है या जो डिनोमिनेटर है वो या तो 2 की पावर कुछ भी हो, 2 की पावर n मतलब कोई भी नंबर, ऐसे मैंने लिख दिया n, या तो हो 5 की पावर कोई भी m, इसको n नाम दे दे तो इसको m दे दिया, m मतलब कोई भी नंबर, n भी कोई भी नंबर हो सकता है, m भी कोई भी नंबर हो सकता है। तो 1 2 3 4 उसकी पावर कुछ भी, 2 की पावर n हो सकती है या 5 की पावर m हो सकती है, या तो 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर m हो सकती है। अब इसको अलग अलग क्यों? क्योंकि 2 और 5 जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं डिनोमिनेटर में, उनकी पावर अलग अलग हो सकती हैं। जैसे यहां पर है 2 की पावर 1 है और 5 की पावर 2 है ना। तो ये थी इसकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टी जो क्यू में देखने को मिल रही है डिनोमिनेटर में। वो क्या है कि डिनोमिनेटर में या तो 2 होगा या उसकी कोई ना कोई पावर होगी, या 5 होगा या उसकी कोई ना कोई पावर होगी, या दोनों मल्टीप्लाई हो रहे होंगे और दोनों की अलग अलग पावर भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। ये थी उसकी प्रॉपर्टी कॉमन हर एक केस में। और अब तुम इस क्वेश्चन को, मतलब इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को नोट कर लो। और अब मैं तुम लोगों को मिलूंगा कपड़े बदलने के बाद, क्योंकि मेरे फ़ोन की चार्जिंग, इस कैमरे की चार्जिंग ख़त्म हो चुकी है। तो अब इसको चार्ज करने के बाद हम रिकॉर्ड करेंगे और तब तक मैं थोड़ा सा फ्रेश भी हो जाऊंगा। चलो नोट कर लो। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। तो चलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तुम्हारे सामने आ रहा है, जो कि है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। यानी कि हमें बोला गया है कि कोई भी 3 ऐसे नंबर्स के एग्जाम्पल लिखो, जो कि मतलब उन डेसिमल एक्सपेंशंस के एग्जाम्पल लिखो कोई भी 3 जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो, या तो मैं कहूँ इररेशनल नंबर्स हो। ठीक है, तो वो डेसिमल एक्सपेंशन हो सकते हैं, कोई से भी हो सकते हैं। जैसे एक तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का डेसिमल एक्सपेंशन जो कि था 1.414, आगे डॉट 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 लगाते जाओ, यानी कि इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा और ना ही रिपीट होगा ना ही टर्मिनेट होगा, ये रिपीट भी नहीं होने वाला। ऐसे ही स्क्वायर रूट 2 कैसे निकालना है वो मैं इसी चैप्टर के लेक्चर नंबर 3 में पहले ही बता चुका हूँ। और क्या हो सकता है, पाई की वैल्यू हो सकती है जो कि होती है 3.14 और इसी तरीके से आगे बढ़ती जाती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और क्या हो सकता है, और स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू हो सकती है जो कि होती है 1.71 समथिंग होती है और ऐसे बढ़ते जाती है ना। तो ये मैंने कुछ 3 एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दिए हैं, यही तुम इसके लिए भी लिख सकते हो। और कोई भी इर्रेशनल नंबर उठा के यहाँ पर लिख दोगे ना तो वही इसकी एग्जाम्पल हो जाएगी। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही लिखनी है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हो सकती हैं इस चीज़ की, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो। बस इर्रेशनल नंबर्स के बारे में तुम्हें थोड़ी बहुत चीज़ें ये पता होनी चाहिए कि स्क्वायर रूट निकालना कैसे होता है, जैसे कि इसकी वैल्यू 1.414 कैसे है। अब ये कैसे करना है ये मैं तुम्हें ऑलरेडी लेक्चर 3 में बता चुका हूँ, तो अब एक ही चीज़ को बार बार बताने का मुझे नहीं लगता कोई सेंस बनता है। तो अभी सॉल्यूशन नंबर 7 हो गया है, आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो इसको। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड 3 डिफरेंट इररेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। हमसे कहा गया है कि 2 नंबर्स 5/7 और 9/11 इनके बीच में कोई भी 3 इररेशनल नंबर्स निकालो, कोई भी 3।
अब देखो वो निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे और फिर 9/11 का निकालेंगे, सबसे पहला स्टेप। तो पहले निकालते हैं फिर आगे की बात करते हैं। चलो पहले 5/7 का हम निकालते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के लिए हमें इन्हें डिवाइड करना पड़ता है, और डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं तुम्हें पता ही है, जो ऊपर वाला होता है वो बनता है डिविडेंड, और जो नीचे वाला होता है यानी कि डिनोमिनेटर वो बनता है डिवाइजर। यानी डिविडेंड यानी कि ये वाला नंबर जो अंदर आता है, डिवाइजर यानी कि बाहर जिससे इसको डिवाइड किया जाता है। और हमें पता है ये जो डिविडेंड है ये डिवाइजर से बड़ा होना चाहिए, पर ये छोटा है, तो इसीलिए अभी यहाँ पे 0 पॉइंट लगाकर इसको 50 बनाना पड़ेगा। अब आगे आ जाएगा 7 7 49, अब ये आ जाएगा 1, इसके बाद पॉइंट लगा हुआ है तो मैं 0 लगा सकता हूँ, फिर 7 1 7, नीचे आ जाएगा 3, पॉइंट लगा हुआ है 0 लगा सकते हैं, 7 4 28 हो सकता है, 7 5 35 नहीं हो सकता, तो 7 4 28, नीचे आ जाएगा 2, पॉइंट लगा हुआ है 0 लगा सकते हैं, 7 3 21 ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 2 14, और नीचे आ जाएगा 20 में से 14 गए तो 6, पॉइंट लगा हुआ है फिर से 0 लगा सकते हैं, और 7 8 56, तो नीचे आ जाएगा 4, और पॉइंट लगा हुआ है तो 0 में लगा सकता हूँ, और 7 6 42 ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 5 35, और नीचे आ गया 5। अब जहाँ से मैंने शुरू किया था 5, वहीं पर दोबारा हम आ चुके हैं। मतलब अगर मैं इसके आगे डिवाइड और करता हूँ तो यही डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट होने वाला है, यानी कि 5/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो है 0.714714285 और इसके ऊपर बार। ये होने वाला है 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन। और हमें 5/7 के अलावा फिर निकालना था 9/11 का डेसिमल एक्सपेंशन, तो वो निकालते हैं। अब हम निकालेंगे 9/11 का डेसिमल एक्सपेंशन। डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर डिविडेंड बन जाएगा, डिनोमिनेटर डिवाइजर बन जाएगा। डिविडेंड बड़ा होना चाहिए तो इसीलिए ये लगा देंगे 0 पॉइंट, तो ये आ जाएगा 90। 11 8 88, क्योंकि 9 99 बड़ा हो जाएगा। 90 में से 88 गए तो बचे 2, पॉइंट लगा हुआ है 0 लगा सकते हैं। 11 1 11, और फिर 20 में से 11 गए तो बचेंगे 9। तो अब यहाँ पे जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं पे हम दोबारा से आ गए। इसका मतलब अब अगर मैं आगे डिवाइड करता हूँ और तो मेरे पास यही डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट होने वाला है, यानी कि 0.81818181 ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसका मतलब जो 9/11 है उसका डेसिमल एक्सपेंशन है 0.81 बार। ठीक है, तो पहला स्टेप तो ये हो गया। अब सर इसके आगे क्या करें? ये तो चलो ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन निकल गया, अब क्या करें? अब देखो, डेसिमल एक्सपेंशन निकलने के बाद इनके बीच में जब हमें कोई भी रैशनल नंबर निकालना होता है, ये कितने भी रैशनल नंबर निकालने होते हैं, तो क्या करो, जहां से शुरू हो रहा है और जहां तक जा रहा है उसके बीच में कोई एक नंबर ले लो। जैसे ये 0.71 है, हमें 0.71 से लेकर 0.81 के बीच के नंबर चाहिए। तो मैं ऐसा कर देता हूं, मैं 0.72 ले लेता हूं, है ना। 81 से छोटा भी है और 71 से बड़ा भी है, यानी इन दोनों के बीच में चाहिए था, तो 72 वाला भी बीच में ही होगा। वैसे जो पॉइंट के बाद जितने नंबर्स होते हैं या डिजिट्स होते हैं ना, उनको अकेला अकेला बोला जाता है। जैसे कि 0.72, यहाँ पे 71, यहाँ पे 81। ठीक है, तो मैंने तो सिर्फ समझाने के लिए 72 ऐसे बोल दिया, पर इनके बीच में कोई भी नंबर 0.72 हो सकता है। अब इसके बाद ना खुद से लगाते जाओ, क्योंकि इररेशनल नंबर है, तो याद रहे रिपीट नहीं होना चाहिए और ये खत्म भी नहीं होना चाहिए, टर्मिनेट भी नहीं करना चाहिए। तो 0.72 के बाद लगा दो 0, फिर 72 के बाद लगा दो 0 0, फिर 72 के बाद लगा दो 0 0 0, और ऐसे ही डॉट लगा दो। अब 0 क्योंकि बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब रिपीट नहीं हो रहा, और यहां पर ये खत्म भी नहीं हो रहा, तो नॉन टर्मिनेटिंग भी है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, यानी कि एक इररेशनल नंबर, तो ये हो गया पहला इररेशनल नंबर, ये हो गया। दूसरा,
अब वही 0.73 ले लो, अब पहले तुमने 72 लिया था, अब 3 ले लो, 730 7300 73000 और ऐसे डॉट डॉट डॉट। उसके बाद क्या ले लो, तीसरे वाला 74 ले लो, 0 पॉइंट ले लो 74, फिर 0 7400 74000 और ऐसे डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये रहे। अब बस तुम्हें 81 या 81 से छोटा और 71 या 71 से बड़ा चाहिए था, तो वही ये 3 ले लो। ऐसे अभी तो बहुत सारे और निकल सकते हैं। तो इससे ये भी सीखने को मिलता है कि नहीं भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट इरैशनल नंबर्स हो सकते हैं, तो उनमें से 3 तो कोई भी बीच में से लिख दो। कोई भी ऐसा नंबर बना दो जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, सीधी सी बात है। तो हो गया, ये भी नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। तो चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरैशनल। तो हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन से नंबर रैशनल है और कौन से इरैशनल है। ठीक है, चलो सबसे पहला नंबर जो हमें दिया है वो है स्क्वायर रूट ऑफ 23। स्क्वायर रूट ऑफ 23। अब सबसे पहले तो अगर तुम्हें स्क्वायर रूट में कोई भी नंबर दिया होता है ना, ये बताने के लिए कि बताओ ये रैशनल है या इरैशनल, तो देखो कि क्या वो नंबर स्क्वायर रूट से बाहर निकल सकता है उसका एलसीएम करने पर। अगर मैं 23 का एलसीएम करता हूं तो तुम्हें देखने को मिलेगा कि 23 किसी और के टेबल में आता ही नहीं है, यानी यहां पर सिर्फ 23 आएगा, 23 1 जा 23 और सिर्फ 23 आ रहा है, यानी कि एलसीएम करते हुए कोई भी दो सेम नंबर्स का पेयर नहीं बन रहा है, यानी ये रूट से बाहर नहीं आ रहा है, यानी कि ये हमारा इरैशनल नंबर होगा, ये इरैशनल होगा। अब उन्होंने हमें बुक में ऐसा नहीं कहा है कि रीजन या जस्टिफिकेशन के साथ बताओ या बताओ ऐसा क्यों है, रीजन बताने के लिए नहीं कहा है, इसलिए वो मैं सिर्फ तुम्हें समझाऊंगा, लिखाऊंगा नहीं, क्योंकि यहां पे उन्होंने बोला ही नहीं है रीजन। उन्होंने सिर्फ इतना बोला है बताओ इरैशनल है या रैशनल है, क्लासिफाई करो। क्लासिफाई करने का मतलब सिर्फ बताओ इतना, रैशनल है या नहीं, सीधी सी बात है। क्लासिफाई करने का मतलब अलग अलग करना। ठीक है, ये मेरे पास एक कपड़ा भी पड़ा था, वैसे तो डस्टर से करना चाहिए था मेरे को, पर अब तो मैंने कर दिया। हा हा, चलो इरैशनल हो गया। दूसरा स्क्वायर रूट 225। अब स्क्वायर रूट में 225, अब स्क्वायर रूट आया। अब ना सबसे पहले ना अपने दिमाग में डाल लो, स्क्वायर रूट दिखते ही सीधा इरैशनल मत लिख देना, चेक जरूर कर लेना कि ये एलसीएम इसका पूरी तरीके से खुलता है कि नहीं, वरना गलत भी हो सकता है। क्योंकि इस क्वेश्चन में कई स्टूडेंट्स अगर सिर्फ स्क्वायर रूट को देख के कह रहे हैं ये इरैशनल है और एलसीएम नहीं निकाला, तो भाई अपने मुंह पे जोर से चपेड़े मार लो, क्योंकि 225 का एलसीएम करो। सबसे पहले तो 5 6 7 8 9, यानी कि 3 के टेबल में ये जाता है, कितने पे जाता है देखते हैं। वैसे मैं तो डायरेक्ट कर सकता हूं, पर तुम लोगों के लिए क्लास 9th के अकॉर्डिंगली मैं तुम्हें डिटेल में करवाता हूं। 3, अब 3 7 जा 21, नीचे आया 1 और ये 5, ये वाला 22 में से 21 गए तो 1 और ये 5 नीचे आया, 3 5 जा 15, तो 375 जा होता है, तो 375 जा 225। अब 7 8 9 10 11 12, तो 3 के टेबल में ये भी जाएगा, कितने पे जाएगा देखते हैं। ये 75 है, ये 3 के टेबल पे 3 2 जा 6, नीचे आया 1, ये 5 गया नीचे, 3 5 जा 15, हो गया डिवाइड, यानी कि 325 जा होता है, 325 जा। अब 25 5 के टेबल में जाता है, 3 के टेबल में तो नहीं जाता, 4 के टेबल में भी नहीं जाता, तो 5 के टेबल में जाएगा 5 5 जा 25 और ये 5 1 जा 5, ये हो गया पूरा एलसीएम। अब एलसीएम में मुझे दिख रहा है कि मेरे पास में 3 का पेयर बन रहा है, तो वो एक बाहर निकल जाएगा। 5 का भी 2 पेयर बन रहा है, मतलब 2 सेम नंबर है 5 वाले, 5 का भी पेयर बन रहा है, तो वो भी बाहर आ जाएगा, तो ये आ गया 15। अरे मतलब ये स्क्वायर रूट के बाहर आ सकता है, यानी कि 225 का स्क्वायर रूट 15 के बराबर होता है। जैसे कि हमें पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो है वो 2 के बराबर होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 25 जो है वो 5 के बराबर होता है, वैसे स्क्वायर रूट ऑफ 225 जो है वो 15 के बराबर होता है। कैसे होगा, हमने देख लिया
किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए उसका एलसीएम निकालो, और एलसीएम में जब भी दो सेम नंबर का पेयर बन रहा हो, पेयर बनने का मतलब कोई भी दो सेम नंबर आ जाए, तो वो दो सेम नंबर में जो आते हैं ना उनमें से एक बाहर निकल जाता है रूट से। जैसे ये 3 के दो पेयर थे सेम नंबर, 3 3, एक 3 बाहर आ गया, 5 5, एक 5 बाहर आ गया, मल्टीप्लाई हो गया, ऐसे आता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 225 क्योंकि 15 के इक्वल है, यानी ये रूट से बाहर आ सकता है, तो मतलब ये हुआ एक रैशनल नंबर, ये इररैशनल नहीं हुआ, ये हुआ रैशनल नंबर। ये बराबर है 15 के। अब 15 को क्योंकि हम 15/1 करके लिख सकते हैं, p बाय क्यू की फॉर्म में 15 को लिखा जा सकता है 15/1 करके, तो इसका मतलब इसको रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखा जाता है, तो ये एक रैशनल नंबर है। तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट है 0.3796, 0.3796। अब देखो यार, ये जो नंबर है ये टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसके बाद आगे कोई डॉट डॉट नहीं लगा हुआ, ना ही बार लगा हुआ है। अगर यहां पर बार लगा होता तो मैं कहता नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और अगर यहां पे बार नहीं लगा होता, सिर्फ डॉट 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 लगा होता, तो मैं कहता नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग यानी इररेशनल। पर यहां पे ना डॉट लगा है ना बार लगा है, यहां पे बस खत्म हो गया है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होने का मतलब ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है। चलो अगला फोर्थ है 7.478, 7.478, 478 दोबारा 478 और डॉट डॉट डॉट, तो यहां पर तुम्हें दिख रहा है 478, फिर से 478 और डॉट 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 का मतलब आगे भी यही आएगा 478 478 478, यानी कि ये जो नंबर है इसको मैं 7.478 का बार लिख सकता हूं। और क्योंकि ये खत्म तो नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, पर रिपीट तो हो रहा है ना, बार लगा हुआ है ना, रिपीटिंग तो है, इसका मतलब ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, इसका मतलब ये रैशनल हुआ। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता, ना टर्मिनेट होता ना रिपीट होता, तो ये होता इररेशनल, पर ये टर्मिनेटिंग नहीं है पर रिकरिंग है, रिपीट हो रहा है, तो ये रैशनल हो जाएगा। ठीक है, अगला पार्ट करते हैं, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है 1.10 नहीं 1.10100 100 1000 डॉट डॉट डॉट, यही है, आगे यही चलता जा रहा है। यानी अब ये नंबर जो है ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, खत्म तो नहीं हो रहा, और ये रिपीट भी नहीं हो रहा, क्योंकि इसके जीरो बढ़ते ही जा रहे हैं। रिपीट हो रहा होता तो ये इस तरीके से होना था ना, 1.1010101010 ये होता है रिपीट होना, पर ये हो रहा है 0.10, फिर 100, फिर 1000, तो ये रिपीट होना नहीं होता, ये बढ़ना होता है। जीरो बढ़ते जा रहे हैं, रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग कहो या नॉन रिपीटिंग कहो, बात है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, इसका मतलब ये है इररेशनल। थोड़ा टेढ़ा लिख दिया मैंने, पर कोई नहीं, समझा तो दिया ये मैंने, तो ये है इररेशनल। तो ठीक है यार, हो गया। स्क्वायर रूट 23 इररेशनल है, स्क्वायर रूट 225 रैशनल है, 0.3796 टर्मिनेटिंग होने की वजह से रैशनल है, ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होने की वजह से रैशनल है, और ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होने की वजह से इररेशनल है। चलो नोट कर लो, फटाफट से नोट कर लो भाई, नोट कर लो, मैं देख लूँ कोई और क्वेश्चन तो नहीं रह गया। हो गए सारे? हाँ भाई हो गए। चलो, तो अब आने वाली है वो घड़ी जब मैं बोर्ड पे कुछ तो बड़ा बड़ा लिखने वाला हूं। ध्यान से देखना उस चीज को, बोर्ड पे मैं कुछ बहुत बड़ा बड़ा अभी लिखने वाला हूं, जरा ध्यान से देखना, बहुत मजा आएगा वो देख के।
सच्ची कह रहा हूँ, एकदम मन एकदम खुश हो जाएगा। एक्सरसाइज 1.3 सुन रहा है तू कि नहीं सुन रहा? सुन, एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई है, कंप्लीट हो गई है। सर आपने आज फिर से बड़ा बड़ा लिख दिया यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद। हाँ मुझे बहुत मज़ा आता है, मन करता है मेरा, बहुत मज़ा आता है मेरे को। जब भी कोई एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है मैं कंप्लीट करवा देता हूँ भाई, मन को इतनी खुशी मिलती है ना कि बस मन करता है कि कंप्लीट लिखो अब। तो यहाँ पर तुम्हारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होती है। और लास्ट में जाने से पहले तुम लोगों को थोड़ी बहुत बातें बता देता हूँ। अगर तुम्हें तुम्हारी क्लास 9th साइंस की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स डिटेल में एग्जाम्पल्स के साथ इजी वे में आसान तरीके से समझना है, सारी एग्जाम्पल्स, सारी टर्म्स, सारे कॉन्सेप्ट्स, सारी एक्टिविटीज के साथ में अच्छे से उस चैप्टर को डिटेल में समझना है, तो इसी चैनल पर उस चैप्टर के 4 डिटेल्ड लेक्चर्स अपलोडेड हैं। और उन्हीं 4 डिटेल्ड लेक्चर्स में उस चैप्टर को हमने बहुत ही आराम से, बहुत आसानी से ख़त्म करवा रखा है। और अगर तुम चाहते हो कि उस चैप्टर की तुम्हें कोई ऐसी वीडियो मिल जाए जिसमें तुम सिर्फ 1 घंटे से भी कम के अंदर उस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चंस या फिर एग्जाम में आने वाला सारा इंपॉर्टेंट सामान तुम्हें दे दिया जाए, तो उसके लिए भी इसी चैनल पर एक वीडियो है। इसी मतलब उस मैटर इन आवर सराउंडिंग्स वाले चैप्टर की 1 शॉर्ट वीडियो 55 मिनट के आसपास की है। उसमें उस चैप्टर की ये सारी चीज़ें करवा रखी हैं, वो भी सिर्फ एक ही वीडियो में, शुरू से लेकर अंत तक सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, क्वेश्चंस सब उसमें करवा दिए हैं। और अगर इस चैप्टर में से तुम्हें नंबर लाइन, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर में कोई डाउट है और इसको डिटेल में समझना चाहते हो, तो इसी नंबर सिस्टम वाले चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 इस चैनल पर है। एक्सरसाइज 1.1 करनी है तो वो भी इस चैनल पर है। अगर तुम्हें इररेशनल नंबर और रियल नंबर्स के बारे में डिटेल में समझना है, नंबर लाइन पर स्क्वायर रूट वाले या फिर इररेशनल नंबर्स को कैसे दिखाना है कंपास, डी और स्केल के साथ बहुत ही अच्छे से तुम लोगों को लेक्चर 2 में मैंने ये सब बता दिया है। अगर एक्सरसाइज 1.2 करनी है तो उसके लिए भी चैनल पर वीडियो है, पहले से ही है। और ये एक्सरसाइज 1.3 करने के लिए ये जो हमने लॉन्ग डिवीजन किया, स्क्वायर रूट निकालने का तरीका, इररेशनल नंबर्स के बारे में डिटेल में हमने पढ़ा, रैशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन या इररेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकालने हैं, अगर इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ना है, या मैं कहूँ तो इस एक्सरसाइज में जितने भी कॉन्सेप्ट यूज़ हुए हैं वो और उनसे जुड़ी तमाम चीज़ें और उसके अलावा भी कुछ चीज़ें जो एग्जाम में आ सकती हैं, वो सब लेक्चर नंबर 3 में इसके हमने दे दी हैं। और एक्सरसाइज 1.3 करनी है तो वो तो मैंने करवा ही दी आज। ठीक है, तो बस यार सब बता दिया मैंने तुम लोगों को अभी तक जो भी इस चैनल पर अपलोड हुआ है। बाकी तब तक के लिए मिलता हूँ मैं मतलब अगले लेक्चर में। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ जिसको इस चीज़ की नीड है। लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, ताकि इसी तरीके के लेक्चर्स जो तुम लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है तुम इसे मिस ना कर दो। अगर कोई फीडबैक हो, कुछ इम्प्रूव करने के लिए कहना चाहते हो मुझे मेरे टीचिंग स्टाइल में, तो नीचे कमेंट कर सकते हो, अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ कमेंट्स में। बस यार मिलते हैं, पढ़ लो, बाय 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 बाय।